आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है साउंड। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि साउंड क्या होता है, कहाँ से ये साउंड प्रोड्यूस होता है, हमारे तक ये साउंड कैसे पहुँच जाती है बेटा। उसके बाद हम ये साउंड को सुनते कैसे हैं, साउंड के और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नॉइज पोल्यूशन का भी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मीन्स ऑल अबाउट द साउंड वी विल कंप्लीट इन वन गो। मीन्स एक ही वीडियो में हम सारा ही टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साउंड की। व्हाट इज साउंड? साउंड होता क्या है? ठीक है, साउंड जो है आपको पता है कि एक मोड है कम्युनिकेशन का। हम साउंड की हेल्प से ही एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अगर हमें साउंड को डिफाइन करना आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? आप कहते हो कि मैम साउंड आवाज़ होती है, वो तो ट्रांसलेशन हो गई ना। ठीक है, ट्रांसलेशन ही पूछी है मैंने, डेफिनेशन पूछी है। तो हाउ वी डिफाइन, तो साउंड क्या है बेटा? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है विच इज़ प्रोड्यूस। ये प्रोड्यूस कैसे होती है? ठीक है, ये साउंड पैदा कहाँ से हो रहा है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है और उस टाइम पे वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट साउंड को प्रोड्यूस करता है। मीन्स कोई भी चीज़ है जब वो वाइब्रेट करती है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? वो साउंड एक एनर्जी है। मीन्स जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है वो एक एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, वो एनर्जी होती है साउंड। वो एनर्जी जो है वो क्या होती है, ट्रैवल करती है थ्रू द मीडियम। सो वो जो एनर्जी है, तो साउंड जिसे हम बोल रहे हैं, साउंड ट्रैवल्स। साउंड जो है ये ट्रैवल करता है थ्रू द मीडियम। उसे एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए। इसका मीडियम एयर भी हो सकता है, कोई सॉलिड बॉडी भी हो सकती है, लिक्विड्स भी हो सकते हैं। मीन्स ठीक है, तीनों ही मीडियम में ये क्या हो सकता है, ट्रैवल कर सकता है। साउंड ट्रैवल्स थ्रू मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव। इन द फॉर्म ऑफ वेव, यस। जो आप तक पहुंचती हैं वो साउंड वेव्स पहुंचती हैं। क्लियर है? जो एनर्जी है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है बाय वाइब्रेटिंग द बॉडीज, वो एनर्जी आप तक वेव्स के जरिए, आप तक वो वेव्स की फॉर्म में पहुंचती है। मीन्स आप सुन रहे हो, मेरे मुंह से जो एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, वो एनर्जी आप तक जा रही है साउंड वेव की फॉर्म में। ठीक है, उसे लेकर कौन जा रहा है? हमारे और आपके बीच में मीडियम क्या है? हमारे बीच में कोई पानी तो नहीं है, कुछ लिक्विड नहीं है, कुछ सॉलिड नहीं, हमारे बीच में एयर है। ठीक है, ये एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को, उस साउंड वेव्स को आगे आगे लेके जाने में हेल्प करते हैं। इसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसको डीपली लेके चलते हैं। अब हम एक एक लाइन पे डीपली स्टडी करेंगे कि क्या है इन चीज़ों का मतलब। तो आपको चलो ये तो क्लियर है कि साउंड एक एनर्जी है। वो कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है। मान लीजिए जैसे कोई ड्रम है, ठीक है, तो ड्रम है, ड्रम को जब बीट किया जाता है बेटा, तो क्या होता है, वहाँ पे जो उसकी ये स्ट्रेच्ड प्लेट है, उसके ऊपर जो प्लेट लगी है, जो कोई मेम्ब्रेन है, जैसे हम उस पर बीट करते हैं वो वाली प्लेट वाइब्रेट करती है। हो सकता है आपको वो वाइब्रेशन ना नज़र आए। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ज़रूरी नहीं है कि वो वाइब्रेशंस आपको दिखेंगी कि इतनी ज़ोर ज़ोर से वो वाइब्रेशन। कुछ वाइब्रेशंस आपको दिख भी जाती हैं, कुछ नहीं भी दिखेंगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वाइब्रेशन नहीं दिख रही है तो साउंड नहीं है। ठीक है, तो आपको वाइब्रेशन वहाँ पे हो रही है, अगर साउंड वहाँ से आ रहा है मीन्स वहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो यहाँ पे ये वाली प्लेट क्या कर रही है, वाइब्रेट करती है, जिस वजह से यहाँ से साउंड निकलता है। ऐसे ही अगर हम गिटार की बात करें, आपने सुना भी होगा जो गिटार होता है, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, वो स्ट्रिंग्स को जैसे ही हम डिस्टर्ब करते हैं और उसमें से क्या आती है, आवाज़ आती है। इसमें जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करती है। इसमें जो ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, ये वाली चीज़ वाइब्रेट करती है। क्लियर है ना बेटा? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ऐसे ही जो फ्लूट होती है, जिसे बांसुरी हम बोलते हैं, उसके अंदर वैसे तो कोई ऐसा मटेरियल नहीं होता है। बांसुरी में एक यहाँ पे होल होता है, तो इसके अंदर एयर होती है यहाँ पे भी। ठीक है, ऐसे जहाँ से उसको हम बजाएंगे तो ऐसे खुली होती है, तो वो दोनों साइड से तो आवाज़ आती है, बड़ी अच्छी सी आवाज़ आती है। तो इसके अंदर हवा भरी होती है
वो हवा जो है वो साउंड को क्या करती है, वहाँ पे प्रोपेगेट, वो साउंड को क्या करती है, ट्रैवल करने में हेल्प करती है। तो चलिए अब हम इसको देखें कि चलो साउंड जो है उसे एक मीडियम भी चाहिए, और साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग मीन्स फ्लूइड के अंदर जो एयर है वो वाइब्रेट करती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो अगर हम बेटा फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड जो है उसके अंदर ऐसा क्या है जो वाइब्रेट करता है, फ्लूइड के अंदर होती है बेटे एयर जो वाइब्रेट करती है, और हवा जो है उसके अंदर जब वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो चलो हमें ये तो पता चल गया कि साउंड जो है वे ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आता है साउंड ट्रेवल्स थ्रू मीडियम। यस, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए क्यों होता है, ठीक है, क्यों वो साउंड एक मीडियम में ही ट्रैवल करता है, अभी हम इस चीज़ को देखेंगे बेटा। जो उसका मीडियम है कोई भी हो सकता है, मीन साउंड को आगे लेके जाने के लिए उसको कुछ पार्टिकल्स की ज़रूरत है। मान लीजिए कोई स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्पीकर है, इसमें से साउंड निकल रहा है, मीन्स एक एनर्जी निकल रही है, और इस स्पीकर के अराउंड जो भी एयर के पार्टिकल्स हैं, ये मान लीजिए एयर के पार्टिकल्स हैं, इसके अराउंड सारे साइड पे एयर के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, एयर के पार्टिकल है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ही इसके अंदर से अब एनर्जी निकलती है जिसे हम साउंड कहते हैं, वो एनर्जी जैसे ही स्ट्राइक करती है किसके साथ, जैसे ही वो एनर्जी पड़ती है पार्टिकल्स ऑफ द एयर पे, ठीक है, क्योंकि स्पीकर है एयर में ही हम रखा हुआ है इसको, पानी और कहीं पे तो नहीं रखा है, हवा में ही अभी हम बात करेंगे, बाकी सॉलिड लिक्विड की बाद में बात करेंगे, ठीक है। जैसे एनर्जी निकली उससे क्या हुआ, जो ये वाले पार्टिकल है ना ये क्या हो गए, इनको भी एनर्जी मिल गई, जैसे उनको एनर्जी मिली वो क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, तो ये हिलने लगे। ये कैसे हिलते हैं, ये ऐसे आगे को पहले मूव करेंगे, जैसे ही ये एनर्जी इन पार्टिकल्स पे पड़ती है तो ये पार्टिकल्स आगे को जाते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स ऐसे पहले दूर दूर थे, जैसे ही इन पार्टिकल्स को अभी नहीं पता है कि उधर से एनर्जी धक्का देने वाली है, ठीक है, ये वाले पार्टिकल है, कुछ पार्टिकल यहाँ पे हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे, मान लीजिए इधर से जैसे ही एक पार्टिकल ये है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो, एक एयर का पार्टिकल ये है, एक एयर का पार्टिकल ये है, और इधर से एनर्जी आ रही है साउंड वाली एनर्जी, जैसे ही वो साउंड वाली एनर्जी, जैसे वो साउंड वाली एनर्जी इस पार्टिकल से टकराएगी तो ये वाला पार्टिकल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्टिकल आके ऐसे, मीन्स यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, जैसे ही वो एनर्जी पड़ती है वो पार्टिकल्स ऐसे कंप्रेस हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाए, मीन्स वो हिलने लगे, हिले ना, वो पहले आगे चले गए, मीन्स उनमें एक मूवमेंट हुई, इस मूवमेंट को हम वाइब्रेशंस कहते हैं। वाइब्रेशंस तो वहाँ पे हो रही है, स्पीकर में भी वो यहाँ पे जो लगी होगी मेम्ब्रेन वो वाइब्रेट करती रहेगी, जब तक आवाज़ आती रहेगी, जब तक स्पीकर चलता रहेगा वो वाइब्रेट करती है, और वो वाइब्रेशन आगे जा रही है जिस वजह से जो एयर के पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गए। जैसे एनर्जी उन पर पड़ी, ये वाले पार्टिकल्स एक ऐसे धक्का बजा तो ये वाले पार्टिकल्स ऐसे थोड़े से कंप्रेस हो गए, ये वाले पार्टिकल आगे जाके दूसरे वाले पार्टिकल से जाके टकरा रहे हैं। तो यहाँ पे एक रीजन मीन्स पार्टिकल क्लोज हो चुके हैं, इस रीजन को हम कंप्रेशन बोलते हैं। अभी ये वाले पार्टिकल थोड़े दूर है, अभी इन पार्टिकल तक एनर्जी नहीं पहुंची है, ठीक है, तो जैसे ही इनको एनर्जी मिलेगी तो ये वाले पार्टिकल आगे धक्का देंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली पीछे से आई जा रही है, पीछे से आवाज़ आई जा रही है, एनर्जी आई जा रही है, तो ये एनर्जी आगे आगे जाती रहेगी, ठीक है। जैसे कि आप लाइन में खड़े हो जाओ, 3-4 बच्चे हम लाइन में खड़े कर दें, जैसे प्रेयर में आप खड़े होते हैं ना, जैसे लाइन में बच्चे खड़े होते हैं, पीछे से अगर कोई बच्चा धक्का दे दे, ठीक है, ऐसे एक बच्चे को धक्का लगा, उसने ये वाला धक्का अगले वाले बच्चे को दिया, तो आप तो वहीं पे आ जाओगे, धक्का दे दिया, आप स्टेबल हो जाओगे। वो वाला बच्चा आगे किसी और बच्चे को धक्का देगा जो उसके सामने खड़ा है, जो उसके पहले खड़ा है, तो वो धक्का देके अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, वो आगे आगे कर दे, पूरी लाइन ही हिल जाती है, तो हम कहते हैं, मैम को बोलते कि मैम मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया है ना, ऐसा ही बोलते हैं। सेम वे वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। मान लीजिए ये पार्टिकल्स पूरे लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, लाइन में खड़े हुए हैं ये सारे पार्टिकल्स, तो जैसे ही एनर्जी यहाँ से निकली, उन्होंने पार्टिकल्स को एकदम से ऐसे धक्का दिया, जिस वजह से पार्टिकल एक जैसे ही हमें धक्का मिलता है हम उस बच्चे के बिल्कुल क्लोज चले जाते हैं, उस बच्चे को पता भी नहीं होता कि कोई पीछे से मेरे में टकराने वाला है, ठीक है। ऐसे ही इन पार्टिकल्स को अभी नहीं पता था कि ये वाले पार्टिकल इनसे आके कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। जैसे ही इन पार्टिकल को बेटा एनर्जी मिली, वो वाले पार्टिकल आगे जाके इन पार्टिकल्स में मतलब कोलाइड हुए, उनको टकराए, जिस वजह से ये वाले पार्टिकल भी क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, मीन्स पहले वो आगे गए, उन्होंने ये वाली डिस्टर्बेंस आगे आगे शिफ्ट करते जा रहे हैं, और वो खुद
पीछे आते जा रहे हैं, ठीक है, वो खुद पीछे आते जा रहे हैं। ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली जो आगे आगे पार्टिकल्स कंप्रेस होते जाएंगे, ठीक है, कंप्रेस मीन्स क्लोज आते जाएंगे, जैसे ही धक्का जिसको मिलेगा वो क्लोज आ जाएंगे, धक्का बजने के बाद वो फिर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करते ये धक्का आगे आगे शिफ्ट होता जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं साउंड वेव, यहाँ पे एक क्रिएट होती है, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो रीज़न है जहाँ पे पार्टिकल जो रिलैक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं मिला, इसे हम रिफ्रैक्शन, इसे हम रेयरफैक्शन रीज़न बोलते हैं। मीन्स जो साउंड वेव है ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। तो इसको अगर हम देखें तो जो हमारी साउंड वेव है ये ऐसे ऐसे करते आगे जाती जा रही है, ठीक है। तो मीन्स एनर्जी आगे आगे जा रही है। साउंड बेसिकली है क्या, एनर्जी ट्रैवल कर रही है ऐसे, एनर्जी हमारी ऐसे जा रही है, एनर्जी ऐसे ट्रैवल कर रही है। पार्टिकल्स हमारे किस साइड को मूव कर रहे हैं, पार्टिकल हमारे आगे जा रहे हैं और फिर दोबारा बैक आ रहे हैं। जैसे ही पार्टिकल्स को एकदम से धक्का बजा वो कंप्रेस हो जाते हैं, धक्का बजने के बाद वो बैक आ जाते हैं, ठीक है, बैक आ गए, लेकिन फिर एनर्जी तो वो भी आई जा रही, आवाज़ तो आई जा रही है, फिर उनको धक्का बजता है वो फिर पीछे आ जाते हैं, फिर उनको धक्का बजता है वो फिर पीछे आ जाते हैं। मीन्स वो अपना जो उनको ऐसे एनर्जी पीछे से मिल रही है वो आगे 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 जंप करते जा रहे हैं, मीन्स आगे आगे वो एनर्जी शिफ्ट होती जा रही है, ठीक है। पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, पार्टिकल वहीं आ जाएंगे दोबारा, ठीक है। तो ऐसे करते 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 ये वाली जो एनर्जी है वो आगे जाती जा रही है, एनर्जी ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में। और हमारे पार्टिकल्स पहले जैसे उनको एकदम से एनर्जी मिलती है, पहले वो आगे जाते हैं फोर्थ, फिर वो बैक आते हैं। तो बैक एंड फोर्थ जो हमारे पास मोशन है पार्टिकल्स का, बैक एंड फोर्थ जो वाइब्रेशंस उसमें हमें देखने को मिल रही हैं। तो आप देखो कि जो पार्टिकल्स हैं वो भी उसी डायरेक्शन में हैं जिस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है, मीन्स पैरेलल है एंड एंटी पैरेलल। ये एंटी पैरेलल है ना, पैरेलल है ये, क्योंकि एनर्जी भी इस साइड को ही जा रही है तो ये पैरेलल हो गया। तो एनर्जी के ये इधर जब बैक आते हैं पार्टिकल तो एंटी पैरेलल। मीन्स ऐसी जो वेव्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। मीन्स जो साउंड वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मीन्स जो हमारे पास पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में एनर्जी आगे जा रही है, ठीक है। अगर हो सकता है कि पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करें, कभी आपने देखा होगा पानी जो है, जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, आपने देखो कभी पानी में पत्थर फेंका हो, तो ये पानी है, मान लीजिए आपने सेंटर में पत्थर फेंका तो आपको ऐसे ऐसे लगता है कि ऐसे ऐसे वेव चल रही है, आपको लगता है कि पानी जो है बाहर को जाता जा रहा है। आप देखो कि पानी नहीं जा रहा है बेटे, पानी नहीं मूव करेगा। अगर पानी यहाँ से बाहर को जाता जाएगा तो यहाँ पे तो पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पानी सारा कॉर्नर्स पे ही चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, पानी तो वही रहता है। तो हमें क्या लगता है कि क्या मूव कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे पत्थर फेंका तो बेटे जो भी पानी यहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाता है और पानी ऐसे ऐसे करने लग जाता है, वाइब्रेट, पानी के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। और जो पानी की जो एनर्जी है, मीन्स जो डिस्टर्बेंस में एनर्जी क्रिएट हुई है वो ऐसे जा रही है, पानी की जो वेव्स हैं आपको ऐसे जाती नजर आ रही है, लेकिन पानी वहाँ पे अप डाउन कर रहा है, यहाँ पे ये अप डाउन कर रहा है, इसके साथ जो पार्टिकल होंगे वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो भी अप डाउन करेंगे, तो ये भी अप डाउन करेंगे, ये भी अप डाउन। जैसे कि आपको लाइन में खड़े कर दी, 3-4 बच्चे ऐसे सीधे लाइन में, आप अप डाउन करो, मैम ने आपको बोला कि पहले आपने अप डाउन करना है, जैसे आपने अप डाउन किया तो साइड वाले बच्चे ने भी देख के फिर आप जब आप ठीक है कर रहे हो तो दूसरे बच्चे ने भी अप डाउन शुरू कर दिया, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, ऐसे करते 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 अप डाउन चलता जाएगा। तो आपको ऐसे लग रहा है कि आप तो वहीं पे ऊपर नीचे हो रहे हो, आप तो वहीं पे उठक बैठक कर रहे हो, जैसे कई बार मैम हमें पनिशमेंट दे देती है, लेकिन वो एनर्जी जो है आगे आगे जा रही है। ये उठक बैठक आपको देखे दूसरे बच्चे ने की, फिर तीसरे बच्चे ने की, फिर चौथे बच्चे ने की, तो आप देखो कि जो आपकी उठक बैठक है ये इस साइड को मूव करती जा रही है, लेकिन आप वहीं पे ऊपर नीचे हो रहे हो। तो ऐसा होता है पानी के अंदर, पानी के जो पार्टिकल्स हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन वो जो एनर्जी है, डिस्टर्बेंस में जो एनर्जी पैदा हुई है वो आगे जा रही है, प्रोपेगेट कर रही है। एनर्जी तो इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, मीन्स एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ऐसी वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स वेव। तो साउंड वेव में ऐसा नहीं है, साउंड वेव में पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में है, आगे पीछे जा रहे हैं, और साउंड की एनर्जी भी आगे इसी डायरेक्शन में जा रही है, जिस वजह से जो साउंड वेव होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है। साउंड बेटा ट्रैवल करता है, ठीक है, ऐसे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन
की हेल्प से। और जो साउंड है इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो बेटा साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि जो ये वाइब्रेशंस हैं, जो ये पार्टिकल हैं, ये वाइब्रेशंस को आगे आगे लेके जा रहे हैं, इस एनर्जी को आगे लेके जा रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं होगा तो वो एनर्जी आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप तक कोई भी साउंड वेव नहीं पहुँचेगी। अगर आप वैक्यूम के अंदर चले जाओ, ठीक है, तो आपको कोई भी साउंड वेव, कोई भी साउंड नहीं सुनेगी। अगर आप स्पेस में चले जाओ, ठीक है, स्पेस में कोई भी हमारे पास एयर एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम जैसी कंडीशंस है वहाँ पे, तो आप ऐसे बात नहीं कर सकते, अरे रमेश हम स्पेस में आ गए हैं, कितना यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना, हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आप कोई भी बात करोगे तो आपके जो फ्रेंड है उसको नहीं सुनने वाली है, ठीक है। तो कैसे वहाँ पे स्पेस में वो कम्युनिकेट करते हैं, उनके पास कुछ रेडियो सिग्नल्स होते हैं जिससे वो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ पे बैठे हैं, वो फ्री हैं, वहाँ पे बैठ के आराम से स्पेस में बातें कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे बेंच पे बैठ के स्कूल में बातें करते हैं ना। तो ऐसा नहीं होता कि स्पेस में जाके वहाँ पे आराम से चेयर्स लेके बैठ के बातें गप्पे शप्पे डाने, वहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सुनना ही नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स नहीं है जो क्या करें, साउंड की एनर्जी को आगे प्रोपेगेट करे। तो बेटा जो साउंड है उसको आगे लेके जाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको आगे लेके जाने के लिए हमें मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम एयर भी हो सकता है, कोई सॉलिड भी हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि अगर पानी में साउंड्स है तो नहीं सुनेंगी, सॉलिड में तो सबसे ज़्यादा तेज, सबसे स्पीड जो होती है साउंड वेव की वो सॉलिड्स में ही होती है। उससे कम लिक्विड्स में सबसे कम स्पीड जो होती है वो एयर में होती है, मीन्स गैसेस में सबसे कम स्पीड होती है साउंड की, ये होती है एयर में। अगर हम देखें तो नियर अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड, मीन्स एक सेकेंड में जो साउंड है ये 340 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जो लिक्विड में 3 टाइम्स ग्रेटर होता है, मीन्स अप्रॉक्सीमेट 1500 इसकी स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। और अगर हम सॉलिड में देखें तो नियर अबाउट 5000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है साउंड ट्रैवल करता है। क्लियर है बेटा। तो हमारे पास अगर किसी टेबल पे आप ऐसे कान लगा लो और दूसरे बच्चे को बोलो कि उस साइड से ना थोड़ा स्क्रैच करे, तो आपको बड़ा फटाफट से वो साउंड सुन जाएगी, क्योंकि बेटा सॉलिड में जो साउंड है बहुत स्पीड से आता है एज कम्पेयर टू एयर। क्योंकि जो टेबल है, मान लीजिए टेबल में ना जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। जैसे ही एक पार्टिकल डिस्टर्ब होता है दूसरे पार्टिकल को बिल्कुल आराम से पता चल जाता है। जैसे एक पार्टिकल हिला, वाइब्रेट किया, साथ वाला साथ उस बहुत जल्दी वाइब्रेट करता है। वो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन बहुत जल्दी ट्रैवल करती हैं। लेकिन एयर में पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, क्योंकि तभी तो वो गैसेज है। गैसेज में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है कम होती है, जिस वजह से वो दूर दूर होते हैं पार्टिकल दूर है। तो यहाँ पे एक वाइब्रेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो इतनी जल्दी तो नहीं यहाँ तक वो पहुँचने वाला कि उड़ के एकदम से आ गया, तो उसको यहाँ तक आने के लिए टाइम लगेगा। सेम वही चीज़ है, सॉलिड में बहुत नज़दीक है, जैसे ये वाइब्रेट किया ऐसे ये वाला वाइब्रेट करेगा, तभी जो साउंड है ये सॉलिड्स में बहुत फास्टली ट्रैवल करता है बेटा, ठीक है। तो ये था कि जो साउंड है इसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड हमें नहीं सुनेगा, वो ट्रैवल नहीं करेगा। आई होप आपको ये 3 चीज़ें पता चल गई है कि साउंड को एक मीडियम चाहिए और साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव जो है आगे आगे प्रोपेगेट करता है। क्लियर है बेटा जी। आगे हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो गले से आवाज़ आ रही है यहाँ पे ऐसा क्या है। मान लीजिए ड्रम के अंदर तो वो मेम्ब्रेन थी जो वाइब्रेट कर रही थी, ठीक है। ऐसे गिटार के अंदर तो वो स्ट्रिंग्स थी वो वाइब्रेट करी, तो हमारे गले में ऐसा क्या डाला है कि वो जो वाइब्रेट कर रहा है जहाँ से आवाज़ आ रही है। आपको ये तो पता है कि गले से आवाज़ आ रही है, पेट में से तो आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। गले से ही आवाज़ आ रही है, इतना तो महसूस होता है जब हम बोलते हैं। जैसे कई बार हम कोई चिक्के मारते हैं, किसी पार्टी शार्टी में जाते हैं, हुटिंग कर लेते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है हुटिंग करने में, तो फिर गले बैठ जाते हैं। दूसरे दिन फिर ये गला बिल्कुल आवाज़ नहीं निकालता है ना। मीन्स यहाँ से आपको क्लियर हो गई आवाज़ तो यहीं से आ रही है, तभी ये गला ख़राब हो जाता है दूसरे दिन। तो बेटे आप क्या करो, आपका जो सलाइवा है, मुंह के अंदर जो थूक है आपका, उसको स्वलो करो, उसको निगलने की कोशिश करो। जैसे आप अपना थूक निगलोगे तो आपको यहाँ पे एक हार्ड सा बम्प फील होगा कि हिला है। वो जो बम्प है उसे हम लेरेंक्स बोलते हैं, या फिर उस बम्प को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। आपको महसूस होगा, आप टच करके देखो आप अपनी नेक को,
ठीक है, तो ये है यहाँ पे प्रेजेंट आपकी जो बेटे विंड पाइप है, जिसके अंदर से एयर अंदर जाती है लंग्स में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो इस विंड पाइप के ऊपर ही होता है ये वॉइस बॉक्स, जिसे हम लेरिंक्स बोलते हैं। अगर हम ये एक पाइप के जैसा है, बिल्कुल एक पाइप है जिसके बीच में से हवा अंदर जाती है लंग्स में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है ना। तो अगर हम इस पाइप को ऊपर से मैं देखने की कोशिश करूँ, ठीक है, पाइप है, ऊपर से देखोगे तो आपको अंदर 2 प्लेट्स चिपकी हुई नजर आती हैं। वो प्लेट्स होती हैं बेटा वोकल कॉर्ड। जैसे कि आप यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें देख सकते हो वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। यही जो वोकल कॉर्ड्स है ना बेटा, ये जब वाइब्रेट करती हैं, ये जो वाइब्रेट करती हैं तो फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। इन वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्पेस होती है इन्हें हम स्लिट बोलते हैं। तो इन स्लिट में से, लंग्स में से जब हवा इस स्लिट में से गुजरती है, मीन्स 2 वोकल कॉर्ड्स के बीच में थोड़ा सा गैप है, ठीक है, थोड़ा सा खुली जगह है, जैसे उसे हम स्लिट बोलते हैं। जैसे ही हवा जो लंग्स में से फोर्सफुली उस स्लिट में से निकलती है तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, हिलते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये वोकल कॉर्ड को मसल्स ने भी पकड़ा हुआ है, तो ये मसल्स भी साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है बेटा। तो आप थोड़ा थोड़ा जितना आपकी बुक में है उतना हम बता देते हैं आपको। तो उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो लेंथ है, अगर हम लेंथ की बात करें, वोकल कॉर्ड्स की लेंथ डिफरेंट है। अगर हम मेन की बात करें, उनके अंदर 20 mm है इसका साइज़। अगर हम वुमेन्स की बात करें तो उसके अंदर 15 mm है। अगर हम बच्चों की बात करें, चिल्ड्रन की बात करें तो उसमें ये बिल्कुल शॉर्ट है, जिस वजह से जो आवाज़ें हैं ये अलग हैं। हमें पता चल जाता है कि कोई बच्चा बोल रहा है, या किसी लेडी की आवाज़ है, या किसी बॉय की आवाज़ है, पता चल जाता है ना, क्योंकि इनमें जो साइज़ है वोकल कॉर्ड का वो डिफरेंट है, जिस वजह से डिफरेंट आवाज़ें आती हैं। और वोकल कॉर्ड जो हैं, जो इनको मसल्स ने पकड़ा हुआ है, मसल्स की वजह से ये टाइट भी होते हैं, लूज़ भी होते हैं, जिस वजह से डिफरेंट आवाज़ें आती हैं हमारे गले से, ठीक है। तो बेटा ये तो था हमारा कहाँ से जो हमारी जो आवाज़ है वो प्रोड्यूस होती है ह्यूमंस में। हमारे गले में एक लेरिंक्स है जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, क्लियर है। उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं जो वाइब्रेट करती हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं, जिसे हम बोलते हैं साउंड। उसके बाद बात आती है कि चलो साउंड तो प्रोड्यूस हो गई है, तो उसको हमने सुनना भी तो है, तो सुनते कहाँ हैं, कैसे सुनते हैं। तो आप कहते हो कि मैम ईयर हमारा हेल्प करता है सुनने में। तो चलिए अब हम ईयर को देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ठीक है। ईयर की अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये काम करता है। तो ईयर का बाहर से तो आपको थोड़ा सा पता है कि थोड़ा ऐसा है ईयर, तो इस पार्ट को हम पिना बोल देते हैं, ठीक है। जो बाहर आपको ये नज़र आ रहा है ये वाला है पिना, कार्टिलेजनस जो हमारा पार्ट है। तो इसका फंक्शन क्या है, जो पिना है बेटा ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। साउंड वेव्स को ये ऐसे है ना पीछे से, ताकि कोई भी आवाज़ आए वो सीधी कान के अंदर चल जाए। ऐसे नहीं कि अगर ये पिना नहीं ना होंगे तो आवाज़ की वेव्स, जो साउंड वेव्स है पीछे सीधी निकल जाएंगी, अंदर नहीं घुसेंगी कान में, ठीक है ना। तो कान के अंदर जानी चाहिए साउंड वेव, तभी सुनोगे। अदरवाइज ये पिना बहुत हेल्पफुल है। ये नहीं कि अकेला इसमें इयररिंग्स ही डालने हैं और आपको ये सुंदर सी लुक देता है, नो। इसका फंक्शन है भाई, एवरी ऑर्गन हैज़ सम फंक्शन इन योर बॉडी। तो तभी तो ये स्पीना का एक फंक्शन है कि वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और आपके कान के अंदर भेजता है उसे, ठीक है। और उसके बाद होती है हमारे कान में एक गुफा, जो बहुत अंधेरा है उसके अंदर, वो गुफा जो है, ठीक है। तो इसके अंदर साउंड वेव्स जाती हैं। इस गुफा को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, क्लियर है। जो ऑडिटरी वर्ड है बेसिकली ये साउंड और सुनने के लिए यूज़ होता है, साउंड्स के लिए ऑडिटरी। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है जो ये रास्ता है जिसे हम गुफा बोल रहे हैं। ये सीधी नहीं होती है, ये थोड़ी सी टेढ़ी सी होती है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है कि सीधी गुफा एकदम से अंदर सड़क बनी हुई है अंदर चले जाओ, नो। ये सीधी नहीं होती, थोड़ी सी टेढ़ी सी होती है, जिस वजह से जब कई बार डॉक्टर ने चेक करना होता है तो ऐसे कान खींचते हैं डॉक्टर, ताकि ना वो फिर जो अंदर कैनाल है उसको सीधा कर सके, देख सके भी क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद बेटा जो हमारा पिना है और उसके बाद जो ये हमारी कैनाल है, उसके एंड में यहाँ पे एक ड्रम है जिसे हम ईयर ड्रम बोल देते हैं।
जिसे हम पर्दा भी बोलते हैं, आम आप बोलते हैं इसको पर्दा, ठीक है, कान का पर्दा कहते हैं ना, मेरे कान का पर्दा फट गया, इतनी जोर से आप बोल रहे हो, तो यही चीज़ है। तो आप देखो कि यहाँ तक पिना प्लस यहाँ तक ईयर ड्रम से पहले पहले जो हमारा कान है इसे हम आउटर ईयर बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, आउटर ईयर। अब हम कान के अंदर जा चुके हैं, यहाँ पे लगा हुआ है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के पास हैं बेटा 3 बोन्स, यहाँ पे 3 बोन्स हैं, ठीक है। एक वाली, इनके नेम भी मैं आपको बताते चलूँगी, थोड़ी सी इनकी स्ट्रक्चर्स भी आपको बताते चलेंगे। तो हमारे पास ये बोन्स हैं, हो सकता है कि एग्जैक्ट डायग्राम मैं ना बना पाऊँ, तो आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए थोड़ा खुला खुला बना रहे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है हमारे पास, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, हार्ट सा है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा है यहाँ पे डायग्राम बिल्कुल। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे कान की एक्सप्लेनेशन। तो आप देखो कि यहाँ पे ईयर ड्रम और ये 3 बोन्स हैं भाई यहाँ पे बच्चे, ठीक है। ये जो 3 बोन्स हैं यहाँ तक, ये तो ये वाली है MIS, इसको आप मिस के नेम से याद कर सकते हो, इनका नेम मिस से है। M मीन्स मैलिस, I मीन्स इनकस, S मीन्स स्टेपिस। तो जो स्टेपिस है ना, ये हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी बोन कहाँ पे है, ये हमारे कान के अंदर है और ये इसका नेम स्टेपिस है। तो MIS से याद कर सकते हो, इस सीक्वेंस में ही ये होती हैं। और आप M को देखो, ये हैमर शेप है, जैसे हथौड़ा होता है, यहाँ से पकड़े ठा ठा कर रहा, ये एनिल शेप होता है। जैसे आप मोची को देखे हो कभी, मोची के पास वो एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है ना, जिसके अंदर वो जूता सा रख के फिर उसको रिपेयर करता है, तो ये थोड़ा वैसा नहीं लग रहा, ठीक है। तो इनकी एक स्पेसिफिक शेप्स भी हैं जो मैच करती हैं जो रियल लाइफ में चीज़ें हैं उनसे। तो आप देखो, तो बेटा जो ये 3 हमारे पास ईयर ड्रम और जो ये 3 बोन्स हैं यहाँ तक, ईयर ड्रम से लेके 3 बोन्स का जो पार्ट है, इसे हम मिडल ईयर बोल देते हैं, इसे हम बोलते हैं मिडल ईयर। और उसके बाद जो बच गया ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं इनर ईयर। इनर ईयर में है क्या चीज़, एक तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन्स हैं, ये आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा, बैलेंसिंग ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद है बेटा ये हमारे पास कोकिला, COCHLEA, कोकिला। और ये है हमारे पास ऑडिटरी नर्व जो ब्रेन के पास जाएगी, क्लियर है, इसे हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। तो चलिए अब हम देखें कि क्या होता है कान के अंदर। चलो, साउंड वेव आ रही है, इधर से साउंड वेव आ रही है, इस गुफा में से जा रही है, साउंड वेव आ गई। तो आप देखो कि जैसे वो ईयर ड्रम से टकराती है तो हमारा जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करता है, ऐसे 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 वाइब्रेट करता है। और वो वाइब्रेशंस ये वाली बोन्स आगे 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 भेजती हैं, ये वाली बोन्स आगे इस सारे स्ट्रक्चर्स में से घूम के कोकिला के पास आ जाती हैं, जो वाइब्रेशंस हैं। और जो ये वाइब्रेशंस हैं, जो ये कोकिला है ना, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, कुछ हेयर सेल्स हैं जो क्या करते हैं, एक मैजिक करते हैं उन वेव्स के ऊपर जो बाहर से गई हैं, उनको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जो कोकिला है यहाँ पे, वो क्या करता है, वो जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स या साउंड की जो वाइब्रेशंस हैं बेटा, उसको वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, फिर वो सिग्नल्स कहाँ पे जाते हैं, ब्रेन के पास जाते हैं थ्रू द ऑडिटरी नर्व। और यहाँ पे ब्रेन के पास वो चली गई हमारी क्या, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और जैसे ही ब्रेन को वो सिग्नल मिलते हैं तो ब्रेन उनको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके समझता है और हमें बताता है कि ये आवाज़ किसकी है, कहाँ से आ रही है। तो मीन्स जो आपकी आवाज़ है ये हमारा ब्रेन ही सुन रहा है बेसिकली, कान तो सिर्फ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। सुनने का काम यहाँ पे ब्रेन का ही है। अगर ब्रेन काम ना करे तो आपके अराउंड जो मर्जी हो जाए, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे आप किसी बंदे को देखा होगा या किसी फिल्म में कोई कोमा में होता है, उसके अराउंड जो मर्जी हो जाए उसके कुछ नहीं पता चलता। कान तो उसके भी होते हैं ना, उसके अराउंड जो मर्जी बोली जाए उसको कुछ नहीं पता, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, मीन्स उसका ब्रेन डेड है। कोमा में कब जाता है बंदा, जब उसका ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन काम नहीं करता है ना। आप समझो इसको बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उसके कान तो होते हैं ना, कान होते हैं, लेकिन उसका ब्रेन काम नहीं करता, तभी उसको कुछ नहीं समझ आती, कुछ नहीं सुनता, कुछ वो रिस्पॉन्स नहीं देता। मीन्स आपका जो ब्रेन है ना,
यही साउंड वेव्स को आगे जाके समझता है और आपको बताता है कि जो आपको आवाज़ आ रही है, ये आप आवाज़ आपको साउंड चैप्टर पढ़ा रही है, ये आपका ब्रेन बता रहा है भाई बच्चों। तो आपको आई होप ईयर की स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम उसको भी देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, ये साउंड वेव की कुछ कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है ये भी हम देखेंगे। उसके बाद हम एम्पलीट्यूड देखने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि जो वेव्स हैं, मान लीजिए हमारी साउंड की वेव ऐसे ऐसे जा रही है, सपोज कर लो इसको, ठीक है, ये हमारी साउंड वेव है। तो बेटा 1 सेकंड का टाइम है आपके पास, टाइम है 1 सेकंड। तो वन वेव कब हमें कैसे पता चलता है कि ये अब वन वेव कंप्लीट हो गई है, या वन ऑसिलेशन का हमें कैसे पता चलेगा? जैसे कि आप पेंडुलम की भी ऑसिलेशंस पढ़ के आए हो, तो यहाँ पे सीधा समझा देते हैं कि जो वेव होती है इसका एक टॉप पार्ट होता है जो ऊपर उठा, उससे हम क्रस्ट बोल देते हैं, CREST। नीचे वाला जो होता है ये ट्रफ, इसे हम कुछ ऐसा नेम देते हैं। तो एक क्रस्ट और एक टफ का जो है यहाँ पे, एक क्रस्ट एक टफ एक वेव बन जाती है सिंपल। ऐसे तो 2 क्रस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो भी 1 वेव होती है। ऐसे ही जहाँ फिर आप 2 ट्रफ्स को देख लो यहाँ से यहाँ तक तो भी 1 वेव बन जाती है। लेकिन सीधा यहीं से देख लो, एक क्रस्ट एक टफ तो 1 वेव हो गई। तो 1 सेकंड का टाइम था, 1 सेकंड में आप देखो कि यहाँ पे कितनी वेव हैं, 1 वेव, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, मीन्स 1 सेकंड में 3 वेव्स हैं, यहाँ पे 3 ऑसिलेशंस। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनी? इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्ज। 3 हर्ट्ज का क्या मतलब है? मीन्स 1 सेकंड में 3 वेव्स। नंबर ऑफ द ऑसिलेशन, जहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हैं वही होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, यहाँ पे 20 भी हो सकती हैं, 20,000 भी हो सकती है। इट डिपेंड अपॉन द साउंड वेव, कैसी वेव है, कहाँ से साउंड आ रही है। तो टाइप है ना साउंड, सभी सेम तो नहीं है साउंड वेव, सभी की साउंड वेव अलग अलग हैं, सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए एक हम यहाँ पे वेव बना रहे हैं जिसमें कुछ ऐसी हमारे पास 1 सेकंड का टाइम है, कुछ इतनी सारी हमने वेव्स यहाँ पे बनाई हैं। एक है हमारे पास ये वाली, कुछ इतनी सारी वेव्स हम इसमें बनाएंगे। तो चले काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे कितनी वेव्स हैं, 1, यहाँ पे आ जाएगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ 8 वेव्स है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हैं। तो यहाँ पे ये 4 हर्ट्ज है, यहाँ पे जो 8 हर्ट्ज है, यहाँ पे 8, 1 सेकंड में उसने 8 बार ऑसिलेट किया है, यहाँ पे 1 सेकंड में उसने 4 टाइम्स ऑसिलेट किया है। तो फ्रीक्वेंसी किधर ज़्यादा है? इस साइड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वॉइस जो है, आवाज़ जो है, साउंड जो है, वो उतनी ज़्यादा श्रिल होगी, उतनी ज़्यादा पीच होगी, उतनी ज़्यादा तीखी होगी। क्लियर है? क्योंकि जो पीच है, जो श्रिलनेस है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है बेटा फ्रीक्वेंसी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो पिच बढ़ेगी, साउंड की श्रिलनेस तीखी होती जाएगी साउंड। अगर फ्रीक्वेंसी डाउन कर दोगे तो साउंड की पिच जो है वो लो होती जाएगी। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे टाइम पीरियड क्या होता, और जो फ्रीक्वेंसी इसको हर्ट्स में मेजर करते हैं। अभी मैंने HZ जो लिखा है हर्ट्स, इसका जो यूनिट है वो है हर्ट्स। उसके बाद आता है टाइम पीरियड क्या है। बेटे टाइम पीरियड का मतलब है कि एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। हमने एक ऑसिलेशन करानी है, ठीक है। जैसे आप पेंडुलम में भी देखते हो, एक पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। एक पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है। तो पहले ये यहाँ पे आया, A पे आया, फिर ये बैक गया, फिर ये B पे गया, फिर ये बैक आया, ठीक है। एक सर्कल उसने पूरा कर लिया, देखो। तो अब इसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई।
इतनी ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, वो होता है टाइम पीरियड। तो वही चीज़ है, ये भी एक वेव है या एक ऑसिलेशन हम इसको बोल सकते हैं। वन टाइम टेकन, हम लिख सकते हैं इसको, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। क्लियर है? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो होता है टाइम पीरियड। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं 1/f। इसका जो फॉर्मूला है 1/f है, मीन्स ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम होता है 1/f, तो इसको कर लो 1/100। तो इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.01। तो इसका टाइम, इसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, मीन्स एक ऑसिलेशन के लिए इतना टाइम लगा 0.01 सेकेंड। क्लियर है बेटा जी? तो ऐसे हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं भी एक वेव या एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है बच्चे? तो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, तो ऐसे करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आगे है हमारे पास एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड देखें क्या है। एम्पलीट्यूड जो होता है, जैसे हम कोई वेव बनाते हैं, ये वेव है क्या, बेसिकली ये पार्टिकल्स ही तो आगे आगे जा रहे हैं, पार्टिकल्स ही ऐसे से वाइब्रेट, ये आपको वाइब्रेशंस शो कर रहा है। मीन्स कोई पार्टिकल है वो कितना ज़्यादा मैक्सिमम वाइब्रेट किया है, मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, तो मैक्सिमम वो कितना ऊपर तक वाइब्रेट किया है वो होती है एम्पलीट्यूड। मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव और पार्टिकल्स, कुछ भी लिख सकते हो आप इसको। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा बड़ा होगा कोई वेव का, उतनी वो साउंड वेव लाउड होगी। जो लाउडनेस है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर आपका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। अगर आप 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो 4 टाइम्स लाउडनेस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर लाउड होता है आवाज़ जो दूर तक सुने, एक होता है तीखी आवाज़, एक होता है ऊंची आवाज़। जैसे टीचर बोलते हैं ना स्पीक लाउडली, मुझे सुन नहीं रहा, जब हमें सुनता नहीं है मीन्स वो बहुत स्लो बोल रहा है, हम कहते हैं कि लाउडली बोलो, मुझे नहीं सुन रहा। तीखा होता है बहुत पतली आवाज़, वो अलग होता है, वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। अगर आपको साउंड की लाउडनेस चाहिए तो आप वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हो, आप एम्पलीफायर यूज़ करते हो ना, तो एम्पलीफायर में कुछ ऐसी सी आपको दिखती होंगी डीजे सिस्टम पे या कंप्यूटर पे या वेव्स, वो एम्पलीट्यूड दिखाता है। जितना ज़्यादा होगा उतनी लाउड होती जाएगी आवाज़। ठीक है ना बच्चे? तो बेटा जो एम्पलीट्यूड है ये डिपेंड करता है हमारा, मीन्स जो हमारा लाउडनेस है ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। तो लाउडनेस जो होती है इसको हम मेज़र करते हैं बेटा, इसका जो यूनिट है इसको मेज़र करते हैं डेसिबल में। डीबी इसका यूनिट का सिंबल है, डेसिबल। जैसे कि अब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, बहुत ऊंची आवाज़ नहीं है, तो यहाँ पे मेरी 60 डेसिबल की आवाज़ है। जब आप ब्रीथ करते हो तो 10 डेसिबल हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग की जो आवाज़ होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है बच्चे? तो 10 डेसिबल जब कन्वर्सेशन हो रही है, नॉर्मल बात कर रहे हो आप, तब हमारी होती है 60 डेसिबल। ठीक है? तो हमारा जो कान है ये जब 80 डेसिबल से साउंड्स की लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है तो हमारा कान जो है उसको सहन नहीं कर पाता, ये पेनफुल होता है। 80 डेसिबल, मोर देन 80 डेसिबल की जो साउंड्स होती हैं, मोर देन 80 डेसिबल, वो हमारे कान के लिए कंफर्टेबल नहीं होती है। हमें क्या होता है, पेनफुल होती है, सर दर्द होने लग जाता है, कुछ ऐसी सी प्रॉब्लम हमें आएंगी। तो ये तो था बेटा एम्पलीट्यूड के बारे में बात। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑडिबल साउंड्स और इनऑडिबल साउंड्स। ये क्या होता है मैम, ऑडिबल इनऑडिबल, अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑडिबल साउंड्स और इनऑडिबल साउंड्स। क्लियर है बच्चे? ऑडिबल होता है जो आप सुन सकते हो, कितनी फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। ह्यूमंस जो हैं ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हैं उनको सुन सकता है। 20 से शुरू करके 20,000 तक की जो रेंज है, इसके अंदर जितनी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। लेकिन जो लेस देन 20 होती हैं, लेस देन 20
हर्ट्स, कुछ हमारे पास साउंड्स हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है लेस देन 20 हर्ट्स है, जहाँ फिर मोर है, मोर देन 20,000 हर्ट्स है, तो वो साउंड्स हम नहीं सुन सकते। ह्यूमंस के केस की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो साउंड जो हम नहीं सुन सकते वो इनऑडिबल होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये साउंड किसी को भी नहीं सुनती है। हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, जैसे कि वेल है, ठीक है, जहाँ रिनोसिरोस है, वो इन आवाज़ों को सुनते हैं। उसके बाद जो डॉग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो 20,000 हर्ट्स वाली, मोर देन जो इससे फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है उनको सुन लेते हैं, ठीक है। जो लेस देन 20 हर्ट्स की साउंड होती है ये होती है इंफ्रासोनिक, इनको हम नेम देते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। जो ये वाली होती है ये होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होती है। अल्ट्रासाउंड करवाते हो ना आप, तो वहाँ पे ये वाली फ्रीक्वेंसी की वेव्स को यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी का चेकअप करने के लिए। तो देखो ये कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे ही समुंदर के अंदर भी कुछ चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए ये वाली फ्रीक्वेंसी की वेव्स को यूज़ किया जाता है। तो बेटे चलो ये तो आपको क्लियर हो गया ऑडिबल इनऑडिबल साउंड्स क्या होती है। उसके बाद बात आती है म्यूज़िक एंड नॉइस की। कौन सी जो साउंड है वो म्यूज़िक होती है, कौन सी साउंड नॉइस होती है। जो साउंड प्लीसेंट टू ईयर, जो आवाज़ हमारे कानों के लिए प्लीसेंट होती है, हमें उनको सुन के अच्छा लगता है, हम उनको सुन के प्लीज़ खुशी हैप्पीनेस होती है, वो साउंड म्यूज़िक होते हैं। लेकिन जो अनवांटेड नॉइस होती है, जिनको सुन के हमें इरिटेशन होती है, वो बन जाती है नॉइस। जैसे आप क्लास के अंदर बहुत शोर मचाते हो तो टीचर आते हैं ना, शट योर माउथ, व्हाई यू आर मेकिंग नॉइस, तो वो नॉइस है। आप कभी टीचर ये नहीं बोलेगा व्हाई यू आर मेकिंग म्यूजिक, नो, म्यूजिक इज़ डिफरेंट, क्योंकि वो नॉइस जो इतना शोर करते हो ना आप स्कूल के अंदर, वो इरिटेट करता है उधर हेड से उनको। फिर मैम कितने गुस्से में आते हैं, आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई है, आप कितना शोर मचाते हो। वो नॉइस है जो अनवांटेड है, आप बिना मतलब से चिक्के मारते हो क्लासों के अंदर, शोर मचाते हो, बेटे वो नॉइस बन जाता है, एक नॉइस पोल्यूशन है वो, ठीक है। तो वो अनवांटेड नॉइस है जिसको सुन के किसी को अच्छा नहीं लगता, सिर्फ आपको ही अच्छा लगता है शोर मचाना, लेकिन दूसरा जब सुनता है तो उनको गुस्सा आता है, ठीक है। जैसे मॉनिटर होता है आपकी क्लास का, उसको तो बहुत गुस्सा है, मैम ये शोर मचाई जा रहे हैं, चुप नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप महसूस करो कि उसको ये आवाज़ कितनी इरिटेटिंग लगती होगी, तो बेटा वो होती है नॉइस। तो यहाँ से ही हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है नॉइस पोल्यूशन का। तो नॉइस जो है वो नॉइस पोल्यूशन कब बन जाती है, ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे। नॉइस पोल्यूशन छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको हम देखेंगे कि नॉइस पोल्यूशन होता है एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा एक्सेस। जब कोई भी चीज़ एक्सेस में हो जाती है ना तो वो नुकसानदायक होते हैं। जैसे आप ज़्यादा खाना भी खा लोगे तो पेट दर्द होता है, मीन्स कोई भी चीज़ एक्सेस में, ज़्यादा अमाउंट में ओवर हो जाए ना, फिर वो हार्मफुल हो जाती है। सेम वे अगर नॉइस भी एक्सेसिव है, एक्सेसिव अनवांटेड नॉइस जो होती है इन द इन्वायरमेंट, एक्सेसिव अनवांटेड नॉइस इन इन्वायरमेंट, तो वो क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन। क्लियर बेटा। तो इसके कारण क्या है, ये आवाज़ आती कहाँ से है। सबसे नंबर 1 होता है ऑटोमोबाइल्स, जो हमारी गाड़ियाँ हैं उनके हॉर्न्स, ठीक है, उनका जो शोर, गाड़ियाँ जब चलती हैं उनका जो ऑटोमोबाइल्स, जो हमारे व्हीकल्स हैं उनकी आवाज़, वहाँ से ये होता है। उसके बाद फैक्ट्रीज़ से जो आवाज़ें निकलती हैं, इंडस्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज़ मिल्स लगी हुई हैं वहाँ से जो शोर आता है वो हो गया। उसके बाद हाई वॉल्यूम टीवी हो गया, जो हाई वॉल्यूम पे आप टीवी लगाते हो, रेडियो लगाते हो, ठीक है, वहाँ से ये आवाज़ आती है। और किचन में जो बर्तन मम्मा बहुत ज़ोर ज़ोर से पटकाते हैं कई बार गुस्से के अंदर, तो वो भी एक अनवांटेड नॉइस है, ठीक है। तो ये भी कुछ हमारे पास रीजंस हैं। और क्या कोई रीज़न लगता है आपको ऐसे, ये मेन है जहाँ से हमारा जो शोर है, जो नॉइस पोल्यूशन होता है। तो इसको हम इससे होता क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या हैं। एक तो हेडेक होता है, सिर दर्द होने लग जाता है ना, हेडेक होता है, हाइपरटेंशन, कुछ लोगों को जो सेंसिटिव होते हैं उनका बीपी वगैरह बढ़ जाता है, एंजाइटी हो जाती है, उनको बहुत नर्वसनेस फील होती है, जिससे सफोकेशन होने लग जाती है उनको ज़्यादा आवाज़ से, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नॉइस से हो सकती हैं। ऐसे लैक ऑफ स्लीप, बहुत ज़्यादा शोर है तो सो नहीं पाते,
लैक ऑफ स्लीप हो जाती है उन लोगों के अंदर। तो ऐसे ही अगर वो कॉन्टिन्यूसली इतनी नॉइस पोल्यूशन में रह रहे हैं तो उनके कान भी ख़राब हो सकते हैं। टेम्परेरी उनके अंदर क्या हो रही है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें, या फिर परमानेंट भी हो सकती है, परमानेंट कान भी उनके ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट उनके अंदर हो सकती है बच्चे। तो तभी तो कहते हैं कि इतना शोर नहीं मचाना चाहिए, इम्पेयरमेंट, कान उनके ख़राब हो सकते हैं। तो चलें, ये भी पढ़ लिया हमने, तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इफ़ेक्ट पढ़ लिए, ठीक है, जो जो लोगों को प्रॉब्लम्स है, कहाँ से ये हो रहा है। और अब हम बात करेंगे कि इसको कंट्रोल कैसे करें, नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला, लो करो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम किसका करना है, लो वॉल्यूम टीवी का, रेडियो का, जो भी म्यूज़िक स्टीरियो वगैरह आप सुनते हैं उनको लो वॉल्यूम पे चलाओ। दूसरा, जो हॉर्न्स हैं, एक्सेसिव हॉर्न्स मिनिमाइज़ करने हैं, बिना मतलब से हॉर्न ही बजाना है आपने, मिनिमाइज, जब ज़रूरत है तभी बजाने हैं, ठीक है, हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड। उसके बाद जो फैक्ट्रीज़ हैं ये कहाँ पे होनी चाहिए, फैक्ट्री अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पे लोग रहते हैं उससे दूर होनी चाहिए फैक्ट्री, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया के दूर बनाना है, जहाँ पे लोग बस रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ पे नहीं होनी चाहिए फैक्ट्रीज। उसके बाद क्या करना चाहिए, जो वर्कर्स काम करते हैं उनको देने चाहिए ईयर प्लग्स, ताकि उनके कान खराब ना हो, ईयर प्लग्स देने चाहिए वर्कर्स को। और गाड़ियों के अंदर साइलेंसर डिवाइस इंस्टॉल करने चाहिए, साइलेंसर डिवाइस इंस्टॉल्ड, ताकि उनमें से ज़्यादा आवाज़ ना निकले और नॉइस पोल्यूशन ना हो जो ट्रैफिक का होता है। तो इन कुछ चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं किसको, नॉइस पोल्यूशन को। तो बेटा ये सारा चैप्टर था हमारा साउंड का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।